नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर ग्रुप के बारे में। मतलब एक पॉपुलर ग्रुप के कंपनी के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सबसे ज्यादा भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था अदानी ग्रुप के ऊपर। और उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स भी आया है कि इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या हालत है। क्योंकि अदानी टोटल गैस ये जो कंपनी है, इस कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से क्रैश हुआ था, वो अभी तक रिकवरी नहीं कर पाए। तो क्या सचमुच वो रिकवरी कर पाएंगे? क्या वो और भी गिर सकते हैं? तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। इस क्वेश्चन मार्क्स को यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। क्योंकि देखिए, अदानी टोटल गैस जो है वो एक गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अगर मैं पूरा का पूरा सेक्टर वाइज बात करूं, तो इस सेक्टर में सबसे बड़े प्लेयर है गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड बेसिकली इंडिया के सरकारी कंपनी है और इंडिया के सबसे बड़े गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बाद जिसके नाम देखने को मिलेगा वो है अदानी टोटल गैस। और आज इसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से लगातार मतलब गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो किस कारण के वजह से गिर रहा है और कहाँ तक गिर सकते हैं, वो पूरे के पूरे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में आपके साथ शेयर करूंगा। और बड़े बड़े चार दिग्गज एनालिसिस ने एक बड़ा टारगेट इस कंपनी के ऊपर रखा है। क्या सचमुच में उस टारगेट तक जा सकते हैं? मेरा व्यू क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आप देख सकते हैं अदानी टोटल गैस जो है बेसिकली एक हाई वैल्यूएशन कंपनी है। अभी हाई वैल्यूएशन में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, इस सेक्टर में सारे कंपनीज का ग्रोथ देख लीजिए। सारे कंपनीज का जो टोटल एवरेज जो मतलब देखा जाए तो पी रेशियो है वो 21 के आसपास है। और अदानी टोटल गैस का जो पी रेशियो है वो 119 है। अभी 119 मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ। एक टाइम तो इसका पी रेशियो चला गया था 850 के ऊपर। उसके बाद हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था। उसके बाद कंपनी तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गया। खत्म मतलब जहां से कंपनी स्टार्ट हुआ था उसी लेवल तक आ चुके थे। आज कंपनी का हालत देखिए, लगातार लगातार वो पी रेशियो के हिसाब से करेक्शन भी हो रहा है। तो क्या सही में कंपनी का पी रेशियो सस्ता है? अगर कंपनी के खुद के एवरेज पी रेशियो देखा है तो 170 के आसपास है लास्ट 5 ईयर्स में। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? 110 के आसपास, सॉरी 120 के आसपास। तो ओवरऑल क्या कंपनी खुद के पी रेशियो के हिसाब से सस्ता है? हाँ, बिल्कुल। कंपनी के खुद के पी रेशियो के हिसाब से सस्ता है। मगर यहाँ पे कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से देखा है तो बहुत ज्यादा महंगा है। क्योंकि सारे सेक्टर को मिलाकर सिर्फ 21% का पी रेशियो है। अभी पी रेशियो कितने इंपॉर्टेंस है, आप खुद ही इस चार्ट को देखकर आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कंपनी के चार्ट को एक बार सिर्फ प्राइस चार्ट को देखूं, आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी गिरावट हुआ था। और ये गिरावट इसीलिए हुआ था क्योंकि कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। क्योंकि लोगों के मन में यही लग रहा था कि अदानी शेयर भाग रहा है तो चलो निवेश कर दूं। तो ऐसे करते करते कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा था। और जब भी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया अदानी ग्रुप के ऊपर, एक मतलब आरोप लगाया, तब से लेकर कंपनी पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो क्या सचमुच खत्म हो गया? चलो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के ऊपर जो बिजनेस, उस बिजनेस को देख लेता हूँ कि कंपनी बिजनेस एक्चुअली कर क्या रहा है। तो टोटली कंपनी का 100% नेचुरल गैस के ऊपर बिजनेस है। जहाँ पे सीएनजी के ऊपर 60% और पीएनजी के ऊपर 38% एंड अदर्स के ऊपर 1%। देखिए, सरकार का कहना है कि पीएनजी के ऊपर ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं क्योंकि घर घर पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से घर घर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको किया जाएगा। और सीएनजी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिलेगा। क्योंकि सीएनजी में जितने सारे गाड़ियां चल रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि दिल्ली में जितने सारे सीएनजी में चलने वाला गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ी को बंद करेंगे, उसके जगह पे ईवीज लेके आएगा। तो अगर वो सारे ईवीज लेके आ गया तो सीएनजी कंपनी, तो जितने सारे सीएनजी कंपनी है उसके ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो एक वीकनेस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के एक बार परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। क्या सचमुच परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है? देखिए, लास्ट कुछ 3 to 4 ईयर्स का डेटा अगर देखो, तो हर साल में कंपनी के जो सेल्स है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उतना ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मतलब यहाँ पे सेल्स का थोड़ा सा कमजोरी देखने। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पहले तो जा 42% था। सीधा साधा मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो 50% के आसपास कम हो गया। तो कंपनी के जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे घट रहा है। तो जो शेयर में करेक्शन हो रहा है, सिर्फ यही कारण नहीं है कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दिया तो खत्म हो रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के अंदर भी कुछ परसेंटेज वाइज दिखा जाए तो कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है।
तो सचमुच में क्या कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है? अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी 140 130-40 से लेकर 170 तक ही कंपनी का लिमिटेशन है। उससे ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट किया नहीं। एक ही बीच में आप देख सकते हैं 160 करोड़, 150 करोड़, 170 करोड़, हार्डली 180 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। अब कितना प्रेशर है आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का 5 साल में सेल्स का ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक है, 3 साल में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है। लास्ट ईयर में मतलब करंट जो ईयर गया उसमें सेल्स बहुत ज्यादा खराब है मगर प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है। तो सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी खुद के जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा दिया। क्योंकि पहले मान के चलिए मैं 5 सिलेंडर बेच रहा था और उसके अगेंस्ट में मैं 50 रुपीज करके ले रहा था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आज वो 5 ही सिलेंडर बेच रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में मैं 100 रुपया ले रहा हूँ, तो मेरा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस में खतरा ही है कि कल कंपटीटर अगर प्रोडक्ट का दाम कम कर दे तो यहाँ पे तो लोग खरीदने नहीं आएंगे। अगर किसी ने बता दिया कि चलो मैं 80 में माल देने वाला हूँ तो क्या 100 में कोई माल खरीदारी करेंगे? तो सेल्स को बढ़ाना चाहिए था। तो कंपनी के यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। देखिए मैं वही पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ जिसको देखने के बाद आपको कंपनी के ऊपर काम करने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हर कोई कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली अपडेट कर लेंगे, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको हर जगह पे मिलेगा। तो अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। एज ए इन्वेस्टर आप देख सकते हैं प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी एडिंग किया, डीएस ने सेम टू सेम क्वांटिटी रखा, पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को सेल किया। अभी सीधा सीधा देखा जाए तो पिछली बार का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर था, इस बार शेयर होल्डर कम हो गया, मतलब कुछ शेयर होल्डर खुद के माल बेच दिया। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज भी है, क्योंकि कोई भी कंपनी इसके ऊपर अगर शेयर होल्डर कम हो रहा है तो एक शेयर में करेक्शन होने का भी चांसेस है। तो कुछ दिनों से अगर देखा जाए, मैं अगर चार्ट के ऊपर आपको देखूं तो कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर कुछ मंथ में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बिग फॉल हुआ था, और कोई छोटा मोटा फॉल नहीं था। अगर मैं पूरा का पूरा टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूं तो 80 से 85% के आसपास क्रैश हो गया था। अभी सीधा सीधा बात करूं तो कंपनी यहाँ पे जो लोअर साइड का रेंज है, यहाँ पे जो लोअर साइड का रेंज है, यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली क्या है, इस लेवल से देखा है तो कंपनी के स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को टच करने के लिए कंपनी आ रहा है। तो सपोर्ट लेवल को अगर टच करे और इसको अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और जो फॉल होने वाला है तो जो इसका लाइफ टाइम लो है उस लो तक जा सकते हैं। जो लो निकल कर है करीबन 89 रुपीज के आसपास। आप कहेंगे सर क्या इजीली जाएगा? बिल्कुल नहीं, इतना आसान नहीं है। फिर भी मुझे लग रहा है कि कंपनी के ऊपर एक अपकमिंग टेंस आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है उसको दिखाने से पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं वो एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए प्रभुदास लीलाधर ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा 1110 के आसपास, सॉरी 1100 रुपीज के आसपास। साथ ही साथ रेलीगर ब्रोकिंग फर्म ने इसको 1150 तक टारगेट रखा है। एंजल वन ने इस कंपनी के ऊपर 1050 से लेकर 1060 तक टारगेट रखा। और चॉइस ब्रोकिंग ने बहुत बड़ा टारगेट रखा 1240 से 1340, और वो भी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में। तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट रख रहे हैं, और वो भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन। तो मेरा व्यू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं अगर चार्ट को देखूं तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो वन डे चार्ट पैटर्न्स में देखने को मिला। वो पहले मैं आपको चार्ट दिखा रहा था वो टोटली 1 मंथ के चार्ट था। तो वन डे के चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न मुझे देखने को मिला। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखना। कंपनी का जो यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज है, इसके नीचे कंपनी ट्रेड करते करते नीचे आ रहा है। अभी नीचे जब आ रहा है तो उस टाइम मैंने देखा कि वॉल्यूम वीक हो रहा है। मतलब पहले जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम वीक हो रहा है, मतलब सेलर कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पे वो किस लिए आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न दिखा। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखे आपको। मैं यहाँ पे देखिए एक बाइंग कैंडल, दो, तीन, तीन के तीन बाइंग कैंडल मिले। इसका टोटल अगर रेंज को मैं मार्किंग करूँ, अगर मैं ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक रेंज को मार्किंग करूँ तो ओवरऑल इसका टोटल रेंज निकल कर है कितना? 61%। मैं एक बार थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूँ, तो आपको देखने में आसानी होगा। अभी देखिए 61% का टोटल रेंज बना, मतलब एक, दो, तीन, तीन के तीन मुझे बाइंग कैंडल मिले, टोटल रेंज मिला ठीक 61%। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एक मेरे एंटी पॉइंट्स बनेगा। तो मैं यहाँ पे एंटी लेने वाला हूँ। हाँ, मिनिमम क्वांटिटी के साथ लूंगा क्योंकि कंपनी की हालत तो ठीक है मगर उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल हालत नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो करेक्शन हो रहा है वो इसी लेवल को टच करने के लिए आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था, मतलब बायर फिर से तैयार है इस लेवल को टच करने के बाद फिर से बाई करने के लिए, और उसके बाद उसको ऊपर लेकर जाएगा और इस पीक लेवल तक जा सकते हैं।
देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि ऊपर जाएगा करके, अगर गए तो 60% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो ये मेरा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटास आपके साथ शेयर किया हूँ, तो इसको आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप प्लीज़ बैक टेस्टिंग करके देखिए, क्या सचमुच इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में काम बनता है? क्या इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में टारगेट अचीव होता है? तो इसको सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको काम करना होगा। जैसे देखिए मैं प्रीवियस अगर बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ इसी तरीके से सिनेरियो बना था। ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिनेरियो बना था, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 4 के 4 बाइंग कैंडल बने। इसको अगर टोटल रेंज को मैं मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 25% था, मुझे चाहिए था 20% के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एंटी तो बन चुके थे, उसके बाद देखिए सीधा-सीधा टारगेट नहीं हुआ, थोड़ा-सा टाइम लिया और उसके बाद टारगेट को अचीव किया। तो कितने दिनों में टारगेट अचीव हुआ? एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट तक देखो तो 160 दिन लग चुके थे। 160 दिन में 25% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट है। और दूसरा और एक टारगेट और एंट्री पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सिनेरियो यहाँ पे भी बना था, जिसका भी एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट हुआ था। 16% यहाँ पे एंट्री एक्चुअली हुआ नहीं था। दूसरा एंट्री एक्चुअली यहाँ पे बना, बेस्ट तरीके से एंट्री बना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा टारगेट पॉइंट बना, 53%। तो एंट्री कब हुआ था? यहाँ पे। तो एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो कितना दिन टाइम लगा? अगर एंट्री पॉइंट से टारगेट पॉइंट देखूँ तो ऑलमोस्ट 53% का टारगेट मिला, और वो भी 200 दिनों में। तो यही होते हैं इस तरीके से स्ट्रेटजीज का पावर। तो आप इस स्ट्रेटजीज को ध्यान से बैक टेस्टिंग करिए, वॉच करिए, और आपके जो सेविरिस्ट एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जो खुद ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।